नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस है यूपी बोर्ड की क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जो कि हमारे शैक्षिक पंचांग के अनुसार जो कैलेंडर है उसके अनुसार मई महीने में पढ़ाया जाना है। तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, उसका नाम है विकास, डेवलपमेंट। विकास, इस पार्ट का कंसेप्ट को समझना है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, इजी रहेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कंसेप्ट से ही चैप्टर एकदम क्लियर हो पाता है, तो अवधारणाएं स्पष्ट हो पाती हैं। देखते हैं विकास क्या है। विकास की कोई निश्चित परिभाषा नहीं कही जा सकती, क्योंकि विकास एक विरोधाभासी कंसेप्ट भी है। कभी कभी किसी के लिए विकास दूसरे के लिए विकास नहीं होता है, इसलिए इसकी कुछ विशेषताओं पर पहले ध्यान देंगे, उससे परिभाषा बनेगी। पहला, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास ऐसा नहीं है एक बार हो गया तो वो हमेशा विकास ही रहेगा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार, व्यक्ति के जीवन स्तर में तो उसकी लाइफ स्टाइल उसमें सुधार की प्रक्रिया है। तो विकास की दो विशेषताएं हैं, पहला निरंतर चलने वाली है और दूसरा जीवन स्तर में सुधार करती है। तो अगर हमें इसकी परिभाषा बनानी है तो हम इस तरह बना सकते हैं कि विकास या डेवलपमेंट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार के लिए अपनाई जाती है। ठीक, अब देखिए विकास को किस प्रकार से मापा जाता है। विकास के मापने के कई तरीके हैं। पूरे विश्व में विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक जो है ये किस तरह नापता है, इसको देखना है। वर्ल्ड बैंक नापता है, इसकी माप करता है, मेजरमेंट करता है प्रति व्यक्ति आय से। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, किसी भी देश में व्यक्तियों की आय कैसी है, कितनी है, उस हिसाब से वो देशों को विकसित, डेवलपमेंट और विकासशील, डेवलपिंग कंट्रीज़ में बांटता है। दो तरह के देश होते हैं, विकसित और विकासशील। किस आधार पर होते हैं? प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। लेकिन एक और संस्था है, यूएनओ की संस्था एक है, इसका नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो थोड़ा और अच्छे तरीके से विकास का मापन करती है, क्योंकि वो हर साल SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है। SDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है, जिसमें वो 3 आधार लेती है। जहाँ वर्ल्ड बैंक एक आधार ले रहा था, वहीं UNDP 3 आधार ले रही है। प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ UNDP शैक्षिक स्तर यानी कि साक्षरता का प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। जैसे पश्चिमी देशों में 90%, 95 से ऊपर परसेंटेज है। कुछ देशों में, साउथ एशिया, हमारे देश में 70 के आसपास है, 70 के 60-70, तो उनका शैक्षिक स्तर भी देखती है तभी। और स्वास्थ्य में भी बेसिकली जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को जीने के लगभग कितने वर्ष मिल सकते हैं इस किसी देश में, यानी या कह सकते हैं एक औसत आयु एक देश में जीने वालों की कितनी है, उस हिसाब पे ये स्वास्थ्य को ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट और भी आ सकते हैं। मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट यानी शिशु मृत्यु दर, जो छोटे 1,000 की संख्या में 1 साल के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या, और मातृत्व मृत्यु दर, उसमें भी 1 लाख में 1 वर्ष के अंदर मरने वाली माताओं की संख्या, ये भी शामिल किया जाता है। लेकिन स्वास्थ्य में बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, ये जरूर ध्यान दिया जाता है। जैसे जीवन प्रत्याशा में आज का सबसे ज़्यादा जापान में लगभग 81 ईयर्स तक सारे लोग वहाँ जीते हैं, एवरेज जो है। लेकिन हमारे देश का वो लगभग 64 है। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य के आधार पर विकास का मापन यानी उसको नापते हैं, और इसके आधार पर रैंकिंग पूरे दुनिया की आती है, जिसमें कि अक्सर जो है आप देखेंगे नॉर्वे, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, इनकी ज़्यादा अच्छी, वो फिनलैंड इनकी है। भारत की लगभग
SDI में 130 के आसपास रैंक रही है, कई बार कभी 131, कभी 128, तो 130 रैंक रही है। अब ये हो गया विकास के बारे में। विकास किस तरह का होना चाहिए, इस पर बहुत बहस होती है। विकास सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स होता है भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को उनके लिए भी बचा के रखें, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा विकास हो। जैसे पेट्रोलियम बहुत सीमित मात्रा में है, अब हम उसको इतना ना उपयोग कर लें कि भविष्य की पीढ़ी के लिए बचे ही नहीं, तो इसलिए इसे कहते हैं भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हुए विकास होना चाहिए, और पर्यावरण को जो है हानि कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वो भी भविष्य के लिए ही है, भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए। पर्यावरण पर नुकसान होने पे बहुत ज़्यादा इन सब पे फ़र्क पड़ेगा, स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो इसलिए पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए ऐसा विकास, और ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखे। तो ये 2 पॉइंट इसमें क्लियर है। सतत पोषणीय विकास मतलब भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक विकास को, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके और पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाई जाए, ऐसा विकास। अब देखते हैं, अब पूरी दुनिया में लोग विकास की प्रयास करते हैं। विकास का मैंने बताया आपको एक मेन क्या है कि जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार के लिए वो क्या करते हैं, भौतिक सुख साधनों की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए व्यापार किया जाता है। हर देश दूसरे देश पर निर्यात ज़्यादा करना चाहता है और आयात दूसरे देश से कम करना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सारे देश औद्योगिक विकास में लगे हुए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे याद आया, आप बताइएगा सारे स्टूडेंट्स कि औद्योगिक विकास की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए औद्योगिक क्रांति किस देश से सबसे पहली बार हुई थी। हाँ देखिए, औद्योगिक विकास सभी देश करते हैं, और औद्योगिक विकास के लिए मैंने बताया कि फैक्ट्रियों का निर्माण, ठीक है, उनका निर्माण करना पड़ता है, कंपनियां बनानी पड़ती हैं। वहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत से कल कारखाने में ऊर्जा का प्रयोग चाहिए होता है, परिवहन के साधन यूज करने पड़ते हैं, सामान लाने ले जाने के लिए, उसमें ये ऊर्जा की चीज़ें चाहिए ना, ईंधन और AC लगे होते हैं, तो वहाँ पर भी किसी न किसी तरह की ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा का प्रयोग हम लोग को करना पड़ता है अधिक से अधिक। उसके लिए कौन कौन से स्रोत हैं ऊर्जा के, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल का यूज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये काफ़ी आसान है प्रयोग करने में। प्राकृतिक गैस का प्रयोग अब बढ़ गया है, तो इन सब चीज़ों से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इनका प्रयोग करने से कार्बन बहुत निकलता है। ठीक है, कार्बन का उत्सर्जन जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो पर्यावरण की, कार्बन उत्सर्जन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, ये 2 है डेवलपमेंट के जो ये ऊर्जा के साधन है, ये थोड़ा कम, ये क्या करते हैं, रिन्यूएबल है ना, रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है, यानी जल विद्युत, पानी से जो लाइट बनती है वो अच्छी होती है, तो पानी हमेशा रहेगा और उससे ऊर्जा बना लीजिए। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस। तो हमें करना क्या है, औद्योगिक विकास के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि इन स्रोतों का प्रयोग कम करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, और इनका जो है नवीकरणीय रिन्यूएबल सोर्सेज को हमें क्या करना है, अधिक से अधिक प्रयोग करना है, अधिक प्रयोग, ये आपको ध्यान देना है। ये इनसे प्रदूषण कम होता है। ऊपर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और LPG CNG ये सीमित मात्रा में है, पहली बात तो। दूसरी बात, प्रदूषण भी करते हैं। अब देखिए, इन सब चीज़ों से क्या होता है, प्रदूषण। ये प्रदूषण और ऊर्जा के स्रोत ये आपके इसी पार्ट में टॉपिक है, विकास से लगे हुए चीज़ें हैं। विकास के एक पक्ष है, अगर विकास होगा तो उससे प्रदूषण होता है, ये उसका दूसरा पक्ष है। तो प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न भी आपके इस पार्ट में है। प्रदूषण का बेसिकली कई प्रकार हैं, लेकिन जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि मृदा प्रदूषण जिसे बोलते हैं, इसे मृदा प्रदूषण भी बोलते हैं, और भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये 4 तरह के हैं। इसके अलावा भी है, ठीक है, परमाणु प्रदूषण भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेन प्रदूषण यही है। तो अब जल प्रदूषण के बारे में आपको पता होगा कि जो औद्योगिक ये कारखाने, फैक्ट्रियाँ होती हैं, ये अपना क्या करती हैं, जो कचरा है, जो उससे निकला हुआ पानी है, वो सब क्या करते हैं, नदियों की तरफ
तालाबों में या कहीं ना कहीं नालों में मिला देती हैं, जो कि अंततः जल स्रोतों को प्रदूषित करती हैं। उनसे निकलने वाला धुआं क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है। क्लियर? भूमि प्रदूषण कैसे होता है, ये थोड़ा समझने वाली बात। भूमि प्रदूषण क्या होता है कि जब ये फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, जो औद्योगिक उत्पादन के कारखाने हैं, वो क्या करते हैं, कारखाने क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का उत्पादन करते हैं। किसके लिए? किसानों के लिए। किसानों के लिए केमिकल्स का उत्पादन करते हैं। उनका प्रयोग किसान करते हैं, किसान उनका प्रयोग करते हैं खेतों में। और खेतों में क्या होते हैं? भूमि इस तरह क्या होता है, भूमि प्रदूषित हो जाती है उर्वरक से, ठीक है, उर्वरक और कीटनाशकों से, उर्वरक से और कीटनाशकों के प्रयोग से, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इनका प्रयोग अधिक होने से भूमि प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, वर्षा जल वाली बारिश हो रही है तो क्या होगा, तो जो खेतों का पानी तालाब में पहुंच जाता है, इस तरह भी प्रदूषण फैलता है। बहुत डिफरेंट रीजन है, लेकिन आपको मेन रूप से इसको समझना है। और ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? कारखानों से निकलने हुई आवाज़, कारखानों के अंदर बनाई गई गाड़ियों से आवाज़, ठीक है, और उसमें काम करने वाले वर्कर्स आते जाते हैं तो जो प्रयोग करते हैं उनसे प्रदूषण। तो ये ध्वनि प्रदूषण भी उसका एक अंग है। तो विकास के बारे में हमने आज ये समझा ये समझा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन स्तर में सुधार की प्रयास करती है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन स्तर में सुधार का प्रयास करती है। दूसरा, उसका मापन विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के अनुसार करता है, और विश्व बैंक ने ही विकसित और विकासशील देशों का कंसेप्ट दिया। UNDP जो है SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य के आधार पर ये चीज़ बनाता है। सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखे और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। औद्योगिक विकास में हम किस तरह के ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, जो कि सीमित मात्रा में है, नॉन रिन्यूएबल है। और जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये रिन्यूएबल एनर्जी हैं, इनका अधिक प्रयोग करना चाहिए, जिनका अभी कम प्रयोग हो रहा है। और इन सब प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया का एक जो दूसरा पक्ष है, नेगेटिव पक्ष है, वो क्या है? ये नेगेटिव पक्ष क्या है? प्रदूषण पैदा होना, जिससे कि हमारे लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है। तो वो प्रदूषण मैंने बताया अभी आपको, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो और हमें सावधानियां क्या क्या रखनी है इस प्रक्रिया में, विकास की पूरी प्रक्रिया में हमें सावधानियां क्या रखनी है ये। और देखिए, हमें संसाधनों को, जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है, जैसे ये सब संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, पानी वगैरह सब कुछ, तो उनका नियोजन क्या करना चाहिए? बहुत ही प्लानिंग तरीके से करना चाहिए। पहली सावधानी, संसाधनों का अच्छी तरह नियोजन करें जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फ़ायदेमंद हो और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुँचाए। और हमें अब क्या करना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण भी करना चाहिए, क्योंकि अधिक जनसंख्या के लिए हमें अधिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है फिर भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका आपको पता ही है। पूरी जनसंख्या में से, पूरी इनकम में जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ सकती जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी। और पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखना। तो तीन चीज़ें, संसाधनों यानी कि प्लानिंग करना, जनसंख्या नियंत्रण की भी प्लानिंग करना, और पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रख के हमें विकास करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करिए। मेरा अनुरोध है कि सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो लगातार मिलते रहें। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।